हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर 12th की फिजिक्स की क्लासेस चल रही है और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का पार्ट नंबर 1। और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 इसी चैप्टर का। और इसमें हम कुछ विशेष टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये सभी टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें आज हम कवर करेंगे यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करना। उसमें हम दो पोजीशन देखेंगे, इसकी एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेशन करना और दूसरा हम इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करना। इन सबको सीखेंगे और फिर हम इसके बाद एक जनरल पॉइंट लेंगे। जनरल पॉइंट के कारण किस तरह से हम विद्युत विभव निकालते हैं उसको हम सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, पुनः स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सेशन में। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को दमदार तरीके से उन सभी स्टूडेंट्स के पास में आपको शेयर कर देना है जो भी स्टूडेंट्स 12th की क्लासेस में हैं, 12th क्लासेस में हैं या फिर वो 12th के बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उन सभी के पास में दमदार तरीके से इस वीडियो सेशन को आप शेयर कर दीजिए सो दैट इसका लाभ उन सभी को मिल सके जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिसको इसकी ज़रूरत है, इस वीडियो की जिसको ज़रूरत है उसको उसका लाभ मिल सके। इसलिए आप इस वीडियो को सभी के पास में शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करना। तो हमारा हेडिंग लगा लीजिए, आप हेडिंग आप भी साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहिए सो दैट आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम मतलब इसको कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हेडिंग लगा लीजिए। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत लिख देता हूँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो इसमें हमारे क्या होती है कि दो पोजीशंस होती हैं। इसमें हम दो तरह की कैलकुलेशन करते हैं, दो तरह से हम इसकी पोजीशन को डिफाइन करते हुए चलते हैं। और इसकी दोनों पोजीशंस को हम किस तरह से लिखेंगे? तो इसमें सबसे पहले जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम कैलकुलेशन करेंगे कि जब सपोज़ कोई इस तरह से हमारा डाइपोल होता है। डाइपोल क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो सेशन में आपको अच्छे से समझाया था। डाइपोल क्या होता है? जिसमें हम दो विजातीय आवेशों को लेते हैं और समान परिमाण के यानी कि मैग्नीट्यूड उनका क्या होगा? समान होगा, लेकिन डायरेक्शन उनकी अलग अलग होगी और उनको 12 डिस्टेंस पर रख देते हैं। तो सपोज ये हमारा -q आवेश है, ये हमारा +q आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 12 है। तो इससे सेंटर पॉइंट की दूरी क्या होगी? ये दूरी l होगी और ये भी दूरी हमारी l होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें दो स्थिति के ऊपर हमें द्विध्रुव का यानी कि विद्युत विभव निकालना है, जिसमें पहली स्थिति तो ये होगी कि सपोज हम इसकी एक्सिस से यहाँ पर कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं और इस पॉइंट पर हमें गणना करनी है। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं इसको? अक्षीय स्थिति। तो इस तरह से यानी कि द्विध्रुव के ठीक अक्ष पर आगे की तरफ यदि हम कोई पॉइंट ले लें और वहाँ पर हम विद्युत द्विध्रुव का विद्युत विभव की गणना करें तो उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और दूसरी इसकी पोजीशन होती है वो होती है आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा कि सपोज ये हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव होगा, ये हमारा -q ले लिया, ये +q ले लिया और यहाँ पर इसके बीचों बीच से इसके लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर यदि कोई हम पॉइंट P ले लें तो यहाँ इस पॉइंट पर इन दोनों यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना कैसे की जाएगी? तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं
आपकी निरक्षीय स्थिति, क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति, या फिर इंग्लिश में बोले तो इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन, या इसका एक और नाम होता है, वो आपका नाम होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ओके, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, आप हेडिंग लगा दीजिए। अब सबसे पहले हम किसके विषय में समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं एक्सियल पोजीशन के बारे में। हम समझेंगे किसके बारे में, एक्सियल पोजीशन के बारे में। तो हेडिंग लगाइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पर हम विद्युत द्विध्रुव के विद्युत विभव की गणना किस तरह से करेंगे। तो हेडिंग आ जाएगा आपका ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन एक्सियल पोजीशन, पोजीशन, ठीक है ना। एक्सियल पोजीशन पर हम विद्युत द्विध्रुव की गणना कैसे करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव की गणना करना। विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के अक्ष पर, के अक्ष पर विद्युत विभव, विद्युत विभव की गणना करना, की गणना करना। आप भी अपने नोट्स बनाते रहिए, गणना करना, सो दैट आपके एक सुंदर से नोट्स तैयार हो जाएंगे। और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी हिसाब से आप भी लिखते जाइए और समझते जाइए। यदि किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो को शेयर करना मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, तो इसलिए आप वीडियो को दबा करके शेयर करते रहेंगे। उन सभी स्टूडेंट्स को जोड़ लीजिए जिसको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इस चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, एकदम सोशल सर्विस है। तो आपको सभी स्टूडेंट्स को जोड़ लेना है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या लेते हैं हम, इसमें सबसे पहले हम डाइपोल को बनाएंगे। तो डाइपोल को हमने इस तरह से बना लिया है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ सो दैट आपको एकदम विजिबिलिटी क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते रहिए, आप अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है, जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो कम से कम आप यानी कि 480 या 360 से कम नहीं रखना है, क्योंकि यदि आप वीडियो की क्वालिटी कम रखेंगे तो आपको विजिबिलिटी बहुत कम दिखाई देगी। तो हमेशा अपनी वीडियो की हाई क्वालिटी रखिए सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए ये हमारा -Q चार्ज है और यहाँ पर +Q चार्ज है, यानी कि इस तरह से हमारा डाइपोल है। और डाइपोल में हम जो डिस्टेंस लेते हैं आप सभी को पता है 12 की डिस्टेंस लेते हैं, जिससे कि यदि हम इसके मिड पॉइंट को लें तो यहाँ पर इसकी जो दूरी होगी वो L होगी और यहाँ से इसके मिड पॉइंट से दूरी L होगी। तो इस तरह से LL दोनों समान दूरी होगी। अब हमें निकालना है इसकी एक्सिस पर। एक्सिस पर मतलब कि यहाँ पर यदि हमने इसको आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर सपोज हम कोई पॉइंट लेते हैं P, तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है कि इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो उसके लिए आपको मैंने इससे पहले ही जो पार्ट नंबर 1 था उसमें मैंने एक प्रूफ कराया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ कि सपोज यहाँ पर कोई हमारा Q चार्ज था और इस Q चार्ज के कारण यहाँ R दूरी पर सपोज कोई पॉइंट था और यहाँ पर पॉइंट P था। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण विद्युत विभव की गणना करने के लिए मैंने इससे पहले ही यानी कि एक डेविएशन की ड्राइव कराया था, एक निगमन कराया था, डेरिवेशन कराया था। तो जिसमें आपको मैंने बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर आवेश के कारण किसी बिंदु पर यदि हम विद्युत विभव की गणना करनी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था और ये हमने प्रूफ कर दिया था कि Vp = KQ/R, KQ/R। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर भी। तो देखिए अभी इसको हमने इस तरह से लिख लिया और यहाँ पर पॉइंट जो P है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसके मिड पॉइंट से, यहाँ से सपोज इस पॉइंट की डिस्टेंस है R दूरी, यानी कि ये पॉइंट इसके मिड पॉइंट से डाइपोल के मिड पॉइंट से R दूरी पर रखा है। तो अब यहाँ पर देखिए अब हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले -Q आवेश के कारण बिंदु P पर हम विद्युत विभव निकाल लेंगे।
फिर बिंदु यानी कि प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे, नेट विभव निकाल देंगे, तब हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो चलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं, फटाफट करते हैं सो दैट वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और आप सभी बहुत तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के पास में शेयर करते रहिए वीडियो को। तो यहाँ देखें तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, बिंदु पी पर विद्युत विभव। तो क्या होगा भाई, विद्युत विभव बिंदु पी पर विद्युत विभव। तो देखिए बिंदु यानी कि आवेश माइनस क्यू ले रहे, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस वी माइनस क्यू। तो इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया कि इसका मैं यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के, और यहाँ पर ले लेंगे इसको चिन्ह के साथ में लेंगे माइनस क्यू, और अपॉन यहाँ पर आ जाएगा इसकी डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस देखिए यहाँ से एल है और एल से आगे कितना है आर, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस एल में ये आर जुड़ जाएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ एल प्लस आर या आर प्लस एल, आर प्लस एल। तो इस तरह से हम लिख दिया है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अभी सेम इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें हम सेम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव देखिए क्या होगा, विद्युत विभव। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा v प्लस क्यू, क्योंकि हम प्लस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं। तो v प्लस क्यू क्या होगा, यहाँ पर k और यहाँ पर प्लस क्यू अपॉन, यहाँ देखिए अभी देखो प्लस क्यू से इसकी दूरी क्या होगी, अब पता है हमें डाइपोल की जो मध्य बिंदु से दूरी क्या है r, लेकिन हमें प्लस क्यू से क्या होगा, ये l दूरी यहाँ से माइनस कर लीजिए। तो जैसे ही माइनस क्यू करेंगे यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा ये जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा r माइनस एल। ये कितनी आ जाएगी, r माइनस एल। देखिए ये दूरी इतनी है और इसमें से ये दूरी माइनस कर दीजिए तो ये दूरी बचेगी। ठीक है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, शीशे की तरह साफ है। चीज़ों को एकदम शीशे की तरह साफ करके ही हम पढ़ाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई सिंगल डाउट हम रखते ही नहीं है। तो यदि फिर भी स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर आ गया अपना r माइनस एल, क्या हो गया r माइनस एल। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी बिंदु P पर हमें नेट विभव देखना है कि बिंदु P पर नेट विभव का मान क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि बिंदु P पर नेट विभव यानी कि परिणामी विभव क्या होगा, नेट विभव। तो नेट विभव के लिए यानी कि Vp का मान क्या होगा, तो Vp बराबर क्या होगा कि जो हमारा माइनस क्यू के कारण जो विद्युत विभव जनरेट हुआ था वो, और जो प्लस क्यू के कारण जो विद्युत विभव जनरेट होता वो, उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। अब जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारी, इसकी वैल्यू ये है कि माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल, और यहाँ पर था हमारा प्लस वी, ये था हमारा प्लस वाला वी प्लस क्यू, तो वी प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से हो गया। अभी यहाँ देखिए हमने माइनस वाले को यहाँ लिख लिया और प्लस वाले को यहाँ लिख लिया। अभी देखो और इजीनेस के लिए क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, बस कोई अंतर नहीं है। तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहिए, तब तक मैं अगले नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। तो वीडियो को शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको दी है। यदि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा हूँ। तो आप वीडियो को दबा करके शेयर करते रहिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँचाना ये हम सभी की जिम्मेदारी है। तो यहाँ देखें इसमें यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपको दोबारा से एक बार लिख देता हूँ। तो Vp इजगल टू प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, तो प्लस वाले को पहले लिखूँगा तो के क्यू अपॉन क्या होगा हमारा आर माइनस एल, और यहाँ हो जाएगा हमारा के क्यू अपॉन माइनस वाले को यहाँ लिख देता हूँ आर प्लस एल। तो इसको हमें सोल्व करना है, तो इसके लिए सिंपल है, के क्यू हम इसमें से क्या निकाल देते हैं, कॉमन। तो जैसे के क्यू इसमें से कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसमें क्या करना है कि अभी हम इसमें से क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि लघुत्तम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या आएगा, एलसीएम आर माइनस एल, और यहाँ पर आएगा आर प्लस एल।
तो देखिए इस r माइनस एल से ये कटेगा तो ऊपर क्या आएगा हमारा r प्लस एल, यहाँ आएगा माइनस, इस r प्लस एल से r प्लस एल कटेगा तो यहाँ हमारा आएगा r माइनस एल, लेकिन माइनस पहले रखा है तो ये प्लस का हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये आ गया। अब ऊपर देखिए क्या कटेगा हमारा, r से r कट जाएगा, तो जैसे r से r कटेगा तो क्या बचेगा k q, और यहाँ पर बचा आपका L और L, कितना आ जाएगा आपका 2L, और 2L अपॉन यहाँ आएगा आपका, जब एक पर प्लस एक पर माइनस आपने बेसिक पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से r प्लस एल और r माइनस एल की मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, आपको मैंने इससे पहले बताया था द्विध्रुव आघूर्ण के विषय में, मैंने आपको बताया था कि P इजगल टू क्या होता है 2QL, क्या होता है 2QL। तो यहाँ हमारा देखो 2QL बन रहा है, ये Q यहाँ से और 2 यहाँ से, 2L यहाँ से, तो 2QL बन जाएगा। तो इसका मतलब इस 2QL की जगह हम क्या रख पाएंगे, P रख सकते हैं। दूसरा एक और पॉइंट है, यदि यहाँ पर देखो जो हमारा डाइपोल था उस डाइपोल से जो हम डिस्टेंस ले रहे थे R, यदि वो R डिस्टेंस हमारी क्या हो बहुत ज़्यादा हो, यानी कि R इज़ टू फॉर देन L, तब हम क्या करेंगे इस L को नेगलेक्ट कर देते हैं। इससे पहले भी हमने जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, विद्युत क्षेत्र का मान द्विध्रुव के कारण, तब भी उसमें हमने क्या किया था कि जो L R का मान है वो यदि ज़्यादा है तो हम L को नेगलेक्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर भी हम इस L को नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पर फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, Vp इजगल टू K, और इसकी जगह P रख देते हैं, 2QL की जगह P, KP अपॉन यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर। एक शानदार फॉर्मूला निकल के आ गया आपके पास, Vp इजगल टू KP अपॉन R स्क्वायर। इसका यूज़ हम बहुत ही करने वाले हैं, क्योंकि इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल में भी करेंगे और इसके ऊपर प्रूफ भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये सब करना है। अभी हम नेक्स्ट उसके ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इसी का जो सेकंड पोजीशन होती है, ये तो मैंने आपको एक्सेल पोजीशन के विषय में बताया, अभी मैं आपको इसका इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि आपका निरक्षीय स्थिति में बताऊंगा कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किस तरह से विद्युत विभव की गणना की जाती है। तो आप फटाफट हेडिंग लगा लीजिए, दूसरा हेडिंग, क्या हेडिंग होगा कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विभव की गणना करना। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना। तो ये दूसरा हेडिंग लगा लीजिए, गणना। तो इसमें क्या है हमारा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर इसका एक और नाम मैंने आपको अभी बताया था, इसका दूसरा नाम है, और इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड, PROAD, ब्रॉड साइड पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है ना। ये इसके दो नाम हैं, और भी नाम है इसके, 10B पोजीशंस वगैरह भी बोलते हैं, या फिर हिंदी में एक और इसका नाम है अनुप्रस्थ स्थिति। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति, और उसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं पहले वाले को, अनुप्रस्थ स्थिति। तो ये सब आपको याद रखना है, किसी भी नाम से यदि पूछ लिया जाए तो आपको दिमाग नहीं घुमाना है। क्वेश्चन भले ही घूमे लेकिन आपका दिमाग नहीं घूमना चाहिए, क्वेश्चन भले ही घूमे लेकिन दिमाग नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि यदि आपका दिमाग घूम जाएगा तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए फिर इसको भी प्रूफ देख लेते हैं, इसका बहुत शानदार प्रूफ, बिल्कुल सिंपल और साधारण लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ एकदम। किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल पॉइंट्स, किसी भी प्रकार का कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ, एकदम नॉर्मल वे में आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, अपना वही डाइपोल ले लेंगे। ये हमने डाइपोल ले लिया, डाइपोल यानी कि -Q से +Q चार्ज होता है, इनके बीच की दूरी 2L होती है, ये सब हमें पता है। ये इसका पॉइंट P है, सपोज ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो यदि मिड पॉइंट है तो यहाँ तक की दूरी कितनी होगी L, और यहाँ से ये दूरी कितनी होगी L। तो इस तरह से हमने पिछले उसमें भी दिखाया था। तो यहाँ पर निरक्षीय पोजीशन का मतलब है कि यदि हम इसके मिड पॉइंट के लंबवत ऊपर, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पर विद्युत विभव की गणना कैसे करेंगे, ये हमारा टारगेट है, ये हमें अचीव करना है।
तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेंगे और बिंदु P से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, सपोज R दूरी पर, मतलब यहाँ पर डाइपोल है, यानी कि डाइपोल से बिंदु P की जो दूरी है वो R है। तो अब देखें, यदि मैं इसको यहाँ से इस तरह से इसको मिला देता हूँ, इस लाइन को यहाँ से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, थोड़ी सी रचना कर लेते हैं और इसको इससे मिला देता हूँ, तो आप यहाँ देखिए कि ये हमारा एक त्रिभुज की एक शक्ल बन गई, जिसमें ये हमारा एंगल 90 है, ये 90 है। तो यहाँ देखिए, इसको यदि मैं कोई एक पोजीशन का नाम दे सकता हूँ, तो उसमें आप देखेंगे ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया। तो इस ट्राइंगल में यदि मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, तो पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा का मान कितना निकल के आएगा। तो यहाँ देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वर्ग स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, बेस स्क्वायर। यही तो होती है पाइथागोरस। तो यहाँ पाइथागोरस में हाइपोटेनस यानी कि ये जो हमारा है, ये क्या है हमारा OP। तो OP, इसको चलो OP मान लो या AP मान लो, AB, और इसको ऐसे मान लो C। तो AP मानो उसको। तो AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BC का AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, या फिर इसको लिख लो PC स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, AC स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, AP स्क्वायर इक्वल टू, ये PC क्या है हमारा, PC हमारा R, तो R का स्क्वायर, प्लस AC क्या है हमारा, यहाँ से आता है L, तो L का स्क्वायर, या AP इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा, यानी कि पाइथागोरस मैंने लगा दिया इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACP में, क्योंकि ये हमारा समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है ना, इस पर लिख सकते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, और किस में लगा, त्रिभुज इसमें लगा दी। तो इस तरह से देखो, इसकी वैल्यू निकल के क्या आई हमारी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम वैल्यू यहाँ इसकी निकल के आएगी जब हम इस त्रिभुज में लगाएंगे, तो सेम वैल्यू ये निकल के आएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से दोनों यानी कि इक्वल है। आप देख सकते हैं कि दोनों ये भुजाएं दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अभी हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो देखिए, बिंदु P पर जो विद्युत विभव निकालना है, तो इसका मतलब माइनस Q का विद्युत विभव P पर होगा और प्लस Q का विद्युत विभव P पर होगा, और उन दोनों का क्या होगा, एडिशन। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, देखिए कुल विद्युत विभव क्या होगा, Vp इजगल टू, इसका मतलब है माइनस Q के कारण विद्युत विभव प्लस Q के कारण विद्युत विभव इस बिंदु पर। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब वो हम सीख चुके हैं, वो क्या सीख चुके हैं कि यदि किसी बिंदु के कारण, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम जो विद्युत विभव निकालते थे, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, लास्ट में भी उसका यूज़ किया था कि क्या बताया था कि Vp इजगल टू क्या होता है, KQ अपॉन R। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में भी हमने इसी फॉर्मूले का यूज़ किया था। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब यहाँ पर आ गया माइनस Q के कारण क्या होगा, K माइनस Q अपॉन R की जगह क्या रखेंगे, ये दूरी, R की जगह ये दूरी आ जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस VQ प्लस Q अपॉन, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, शून्य, क्या होगा, शून्य। तो हम इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि यदि किसी डाइपोल के कारण हम लंबवत कोई पॉइंट लेते हैं, लंबवत डिस्टेंस पर यदि कोई पॉइंट लेते हैं, तो वहाँ पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। वहाँ पर नेट जो विद्युत विभव है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो लंबवत स्थिति में डाइपोल की जो लंबवत स्थिति है, उसमें विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से हम विद्युत विभव का मान एक्सियल पोजीशन पे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, तो फटाफट एक और टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, सो दैट आपका यानी कि आज का काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए, अब अगला हेडिंग लगाएंगे कि किसी जनरल पॉइंट के कारण विद्युत विभव निकालना। डाइपोल के ऊपर यानी कि साइड में कहीं पर भी किसी एंगल पर सपोज हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो उस पॉइंट पर किस तरह से हम विद्युत विभव की गणना करते हैं।
तो क्या लिखेंगे, किसी जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट या सामान्य बिंदु, सामान्य बिंदु, चलो इसको हिंदी में लिख देते हैं, सामान्य बिंदु के कारण, सामान्य बिंदु। अब बिंदु में आपका यानी कि कोई आर दूरी पर है सपोज बिंदु, और कोई थीटा एंगल पर है, ठीक है ना, पर विद्युत विभव निकालना। तो देखिए विद्युत विभव कैसे निकालने हैं, विद्युत विभव की गणना करना, ठीक है। तो इसकी गणना कैसे करेंगे, यानी कि टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एनी जनरल पॉइंट, ठीक है ना। तो देखिए यदि हाँ स्टूडेंट्स एक आपसे बात बोलनी है कि यदि आपको एकदम इंग्लिश वर्जन में ये वीडियो चाहिए, एकदम डिक्टो इंग्लिश वर्जन में, सब कुछ इंग्लिश में ही चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे तो मैं इसका एकदम इंग्लिश वर्जन भी इसका बना दूंगा, जिसमें आपको केवल और केवल इंग्लिश ही इंग्लिश मिलेगी, आपको हिंदी नहीं मिलेगी, उसमें केवल टोटली इंग्लिश ही मिलेगी। तो आपको यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पॉइंट यानी कि कमेंट करेंगे तो मैं इसको इंग्लिश वर्जन भी बना दूंगा। तो यहाँ देखिए इसमें क्या करना है हमें, इसमें सिंपल सपोज हमारा कोई एक डाइपोल है, हमने कोई एक डाइपोल ले लिया, ये माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू, ये डिस्टेंस क्या है इसकी, ये 12 डिस्टेंस है, और इसका यदि यहाँ पर कोई मिड पॉइंट है तो ये दूरी कितनी होगी एल, और ये भी दूरी कितनी होगी एल। तो इस तरह से तो हम बनाते हुए आ रहे हैं, ये तो हमें याद हो रखा है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए सपोज मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पर मेरा कोई यहाँ पर पॉइंट है पी, यहाँ पर कोई मैंने पॉइंट ले लिया पी, और इस पॉइंट की यहाँ से डाइपोल के मिड से जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज आर। तो यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव निकालना है, और ये डाइपोल की एक्सिस से सपोज थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके लिए हमें कैसे हम इसको मतलब निकालेंगे, इसका मतलब किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे वो हमें समझनी है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है, और पिछले वाले पॉइंट का यूज़ इसमें है। तो यानी कि लास्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है निरक्षीय स्थिति वाला, उसका हम इसमें यूज़ करेंगे। वो चीज़ जो मैंने लास्ट में बताई थी बस वही चीज़ का इसमें यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए ये हमारा डाइपोल है, और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है डाइपोल की डायरेक्शन। तो अभी देखिए ये सपोज हमारा पी कोई पॉइंट है, यानी कि पी हमारा कोई वेक्टर है। तो एक आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जब वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे होंगे आप 11th क्लास में, कि सपोज कोई वेक्टर हमारा क्या होता है, पी होता है। सपोज ये हमारा कोई पी वेक्टर है, और ये एक्सिस इसकी जो कंडीशन है वो थीटा डिग्री इधर से बना रहा है एंगल, और एक यहाँ पर इसका यानी कि वर्टिकल इसका घटक है, यानी कि वर्टिकल फैक्टर है, हॉरिजॉन्टल फैक्टर एंड वर्टिकल फैक्टर। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम एंगल की साइड में कोई फैक्टर इसका यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एंगल के साइड में जो फैक्टर लेते हैं उसका वो लेते हैं पी कोस थीटा की फॉर्म में, और उसके वर्टिकल यदि हम फैक्टर लेते हैं तो उसको लेते हैं पी साइन थीटा की फॉर्म में। अंडरस्टूड, ये दोनों फैक्टर आपको मालूम होंगे। तो ये 11th क्लास में वेक्टर एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो वही चीज़ का मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो मुझे सपोज इसका दो फैक्टर निकालने हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके यहाँ पर एक वर्टिकल यानी कि एक लंबवत लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लंबवत लाइन खींचनी पड़ेगी। तो इस तरह से एक लंबवत लाइन खींच देते हैं, जो कि इसकी एक्सिस से कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का, यानी कि ये एंगल देखो, ये एंगल कितना बनना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। एक एक्सिस में इस तरह से खींच देता हूँ। अब देखिए इसके दो घटक हो गए। अब ये एंगल वाला घटक है, तो एंगल वाला घटक की डायरेक्शन में जो इसका फैक्टर होगा वो क्या होगा, पी कोस थीटा। और वहीं पर यदि इसके 90 डिग्री वाली डायरेक्शन में बात करूँ तो इसका फैक्टर लेंगे हम पी साइन थीटा। वो जो चीज़ मैंने यहाँ बताई वही चीज़ को मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। समझ में आया? एकदम बिल्कुल शांति से बैठे रहिए और पेशेंस के साथ में देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ। एकदम आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी शक संशय नहीं रहेगी। तो यहाँ देखिए अभी हमें क्या करना है कि बिंदु P पर हमें आवेश की गणना करनी है, हमें बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो विद्युत विभव की कैसे गणना करेंगे, तो देखिए लिखिए यहाँ पर कि बिंदु P पर कुल विद्युत विभव कितना होगा भाई, विद्युत विभव।
तो देखिए हमने बताया था कि विद्युत विभव क्या होगा बिंदु P पर, Vp इजगल टू मतलब इस फैक्टर के कारण और फिर इस फैक्टर के कारण, तो दोनों को ले लेंगे। यानी कि आपका ये फैक्टर क्या होगा, P कोस थीटा के कारण लेंगे, P कोस थीटा प्लस आपका क्या होगा, यानी कि Vp कोस थीटा, इसको Vp कोस थीटा लिख लेंगे प्लस इसको लिख लेंगे Vp साइन थीटा। भाई इस फैक्टर के कारण इस फैक्टर के कारण इस पर हम पोटेंशियल लिख लेंगे। तो अब यहाँ देखिए एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने अभी निरक्षीय स्थिति में समझा था और इससे पहले एक्सियल पोजीशन पे जो हमने समझा था, एक्सियल पोजीशन में हमने क्या समझा था कि यदि हम उसकी एक्सिस पर कोई यानी कि पॉइंट P पर हम Vp निकालते हैं, विद्युत विभव निकालते हैं, तो उसका मान हम क्या निकालते थे, Kp, Vp इजगल टू Kp अपॉन R स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला निकाला था, मैंने क्या बोला था कि मैं इसका यूज़ करूँगा आगे आने वाले उसमें, तो इसी का यूज़ करना है। तो देखिए इस Vp कोस थीटा के कारण क्या होगा इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन पर होगा आपका Kp, अब P की जगह P कोस थीटा ले लेंगे, P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए जब मैं निरक्षीय स्थिति पढ़ा रहा था तो इसका मतलब ये स्थिति क्या है, 90 डिग्री की स्थिति है। तो 90 डिग्री पर हमारा विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका मतलब Vp साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बचा हमारा, Vp इजगल टू Kp कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ। ये हमारा पॉइंट P पर विभव का सूत्र आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला कि किस तरह से बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना की जाती है। अब यहाँ देखिए इस तरह से हमने एक पोजीशन पे निकाला, आप इसकी पोजीशन यहाँ पर रख सकते हैं। जब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तब देखिए आप निकाल सकते हैं, फिर यहाँ पर पोजीशन आएगी तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आएगी तब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से जैसे जैसे डाइपोल की हम मूवमेंट कराएंगे तो उसी के हिसाब से हम मतलब इसको निकाल सकते हैं। एकदम इजी वे में सब कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं और कितनी भी दूरी पर रख सकते हैं। यानी कि आर की दूरी चेंज करके, आर की दूरी चेंज करके और थीटा का मान चेंज करके हम इसकी पोजीशंस को निकाल सकते हैं। यानी कि डाइपोल के कारण हम हर एक पोजीशन में विद्युत विभव को कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हमें इससे सीख मिल जाती है। यानी कि इस तरह से देखिए, यदि मैं ऐसे बना दूँ, इस तरह से हम पोजीशन लेते हुए यानी कि डाइपोल के इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये मतलब एक निगमन है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है और बहुत आसान भी है। तो इस तरह से अब इसके कुछ केसेस ले लेते हैं। सपोज़ कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं, कुछ इसके क्या ले लेते हैं, स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में मतलब क्या है, इसकी पोजीशन ले लेते हैं कि सपोज हमारी इफ़ थीटा इजगल टू 0 डिग्री ले लिया कि ये जो पोजीशन है वो ऐसा ना होकर बिल्कुल इसके एक्सेस पर ही है एकदम, यहाँ पर कोई पॉइंट रख दिया मैंने, तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो उस समय क्या होगा, उस समय हमारा यानी कि विद्युत विभव की मान क्या होगा, विद्युत विभव Vp का मान क्या होगा, तो Vp इजगल टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे, P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो Kp कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। क्या आ जाएगी यहाँ से, 0 डिग्री, और 0 डिग्री अपॉन R स्क्वायर, और कोस 0 क्या होता है, चूँकि कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1। ये तो हमें मालूम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Vp का मान Vp इजगल टू Kp अपॉन R स्क्वायर। और ये तो हमने एक्सेल पोजीशन में पढ़ा ही था कि जब एक्सेल पोजीशन पे होगा यानी कि जो P का मान होगा यहाँ कहीं x पर होगा, यहाँ कहीं x पर होगा, यहाँ कहीं x पर होगा, तो तब तो हमने यही तो फॉर्मूला निकाला था। तो देखिए यहाँ से भी हम उस फॉर्मूले पर पहुँच चुके हैं। पहला केस ये हो गया। अब यदि दूसरे केस की मैं गणना करूँ, दूसरे केस का मान मतलब यदि मैं थीटा की वैल्यू यदि मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, तो थीटा यानी कि 90 लंबवत ले लेता हूँ, तो देखिए 0 आता नहीं आता, आप खुद ही समझ पाएंगे कि जो मैंने प्रूफ किया वो बिल्कुल सही है। तो Vp इजगल टू क्या होगा यहाँ पर, Kp कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या ले लिया अभी मैंने, 90। तो Vp इजगल टू क्या होगा, Kp कोस 90। यहाँ पर कोस 90 रख लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका R स्क्वायर। तो अब देखिए कोस 90 इजगल टू क्या होता है, 0, चूंकि कोस 90 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो 0 रख दीजिए यहाँ पर। तो Vp इजगल टू क्या होगा, Kp इंटू 0 अपॉन R स्क्वायर। तो हम क्या पहुँचे हैं, 0। इसका मतलब क्या होगा, हमारा विभव का मान क्या होगा, लंबवत स्थिति में, परपेंडिकुलर स्थिति में, इक्वेटोरियल स्थिति में, ब्रॉड साइड स्थिति में या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में हमारा
जो वैल्यू निकल के आती है इस वर्टिकल घटक की, यानी कि 90 डिग्री पर यदि कोई रखा है पॉइंट, तो वहाँ पर पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो यहाँ पर हमने वीपी का मान क्या आएगा? वीपी का मान आया हमारा 0। ये कब है? जब हम 90 डिग्री पर कैलकुलेट कर रहे हैं। निरक्ष स्थिति में मतलब जो हमने फॉर्मूला निकाला है उसमें यदि हम थीटा की पोजीशन 90 डिग्री पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तब हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी विद्युत विभव की। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो सेशन में सभी स्टूडेंट्स हमने क्या समझा है? हमने सबसे पहले समझा है कि किसी डाइपोल की एक्सिस पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में या उसकी अनुदैर्ध्य स्थिति में किस तरह से विद्युत विभव की गणना की जाती है। उसके बाद हमने समझा कि उसके 10 बी पोजीशंस या फिर इक्वेटोरियल पोजीशंस या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति में विद्युत विभव की गणना किस प्रकार से की जाती है, या फिर किसी जनरल पॉइंट को लेकर के हमने सीखा कि यदि हम किसी भी एंगल पर यदि रखें कोई पॉइंट तो उस समय विद्युत विभव की गणना किस प्रकार से की जाती है। इन सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो सेशन में समझा है और मैं उम्मीद करता हूं और एकदम मुझे विश्वास है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टिल यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरी कोशिश के साथ में जवाब दूंगा। लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी स्टूडेंट्स 12th क्लास में हैं या फिर बोर्ड परीक्षा की तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वे सभी लोग इस चैनल से जल्दी जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को भी ऑन कर देना है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके, बिना किसी सर्च के, बिना किसी रुकावट के। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video session.